कहानी एक युद्ध क्षेत्र से शुरू होती है, जहां नायक का सामना एक अंतिम बॉस हॉर्न नामक बड़े तलवार वाले दुश्मन से होता है। वो कहता है कि भगवान मर चुका है और अब मानवता पैसे की पूजा करती है, रहस्यमयी इंजीनियरिंग का जिक्र करते हुए। लेकिन उस खोज के अंत में वे खुद को राक्षसों का गुलाम बना लेते हैं। तलवार पकड़े और कांपते हुए नायक पूछता है कि यह कैसे उचित है। बॉस को तलवार निकालते देख वो आगे कूदता है, चिल्लाते हुए कि यह सब बेमानी है। एक विस्फोट पूरे शहर को झकझोर देता है। यह आधुनिक सर्वनाश का सबसे बेहतरीन गेम है, जिसे आर्केन सू कहते हैं। अब वर्तमान में हमारा नायक अपने फोन की स्क्रीन देख रहा है, कहता है कि यह पे टू विन गेम बदनामी है। यह है हमारा लड़का किम जुन सू, 22 साल का। स्क्रीन पर किरदार की पीड़ा देख वो कहता है कि यह बहुत अनुचित है। बिना पैसे खर्च करने वाला गरीब लड़का जैसे वो कुछ कैसे जीत सकता है। उसके सामने वाला कहता है कि मुफ्त किरदार के साथ उसने काफी अच्छा किया, लेकिन उसका किरदार इतना मजबूत है कि ऑटो प्ले पर भी उसने नायक को हरा दिया। फिर वो जमीन पर पड़े गरीब लड़कों को खत्म करते हुए कहता है कि बिना पैसे खर्च करने वाले के लिए उसने अच्छा किया। गुस्से से भरा हमारा लड़का सड़क पर चलते हुए आकाश को कोसता है कि 10,000 घंटे इस घटिया गेम में बिताने के बाद भी वो थोड़ा पैसा खर्च करने वालों को नहीं हरा सकता। ये गेम नहीं, किरदारों वाला कसिनो है। लेकिन वो कहता है कि आखिर में वो बेवकूफ है जो इसे खेल रहा है। उसे होमवर्क करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। फिर भी एक सच्चे आदी की तरह वो डेली मुफ्त किरदार खींचने की कोशिश करता है। इस बार चीजें अलग थी। एक प्लैटिनम चेस्ट रहस्यमयी आभा से घिरा प्रकट हुआ। उसने इसे तुरंत पहचान लिया। उस चेस्ट से उसे वही किरदार मिला जो दूसरा लड़का इस्तेमाल कर रहा था, ऐसा रैंक का सेलेस्टियल डेमन। उसे विश्वास नहीं हुआ। यह गेम का सबसे दुर्लभ और महंगा किरदार था। मुफ्त में इसे पाने की संभावना 0.000006 थी, यानी असंभव, जैसे लॉटरी जीतना। वो अपने सभी मुफ्त किरदारों का इस्तेमाल कर इसे मजबूत करता है, जो पहले से कहीं शक्तिशाली है। लंबे समय से खेलने के कारण उसके पास ढेर सारा अनुभव है और वो इस किरदार को अधिकतम करेगा। अब पैसे खर्च करने वालों से हारने का सवाल ही नहीं। उसके सभी किरदार सेलेस्टियल डेमन में मिल जाते हैं। अनुभव बढ़ता है और वो फोन हवा में उछालकर वॉरियर किम को अलविदा कहता है। वॉरियर किम उसका किरदार, क्योंकि उसका नाम किम है और किरदार एक योद्धा। कमाल है, किरदारों के नामकरण में जीनियस। लेकिन रुकिए, देखिए कौन आ रहा है। सेलेस्टियल डेमन मिलने के बाद उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे यह घटना परिचित लगी, जैसे कुछ पढ़ा हुआ। अगले दृश्य में वो अस्पताल में आंखें खोलता है। लोग इंतजार करते हैं तो वो अच्छा इंसान नहीं था, या था? वो टेढ़ा मेढ़ा उठता है, सोचता है कि वो कहाँ है और क्यों। उसका सिर तुरंत दुखने लगता है और उसे याद आता है कि एक ट्रक उसकी ओर आया था। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन धक्का लग ही गया। होश में आते ही एक नर्स कमरे में आती है और उसे वॉरियर किम कहकर बुलाती है। वो कहती है कि डॉक्टर को बुलाएगी, लेकिन वो भ्रमित बैठा है, सोच रहा है कि उसे वॉरियर किम क्यों कहा। जब वो अपने नाम को देखता है तो फाइल पर ठीक वही लिखा होता है। बेचारा थोड़ा भटक जाता है, सोचता है कि क्या अस्पताल का स्टाफ पागल है या सिर्फ उस गेम का प्रशंसक। शायद ये मजाक है, क्योंकि उसने 10,000 घंटे वॉरियर किम के रूप में खेलते हुए सेलेस्टियल डेमन को बढ़ाने के लिए सब कुछ लेवल अप किया। लेकिन क्या यह विडंबना नहीं होगी अगर वो वाकई वॉरियर किम बन गया? जैसे ही वो बिस्तर से उठने की कोशिश करता है और पैर जमीन पर रखता है, दर्द उसमें बिजली की तरह दौड़ता है। यह पहला वास्तविक हादसा है जहां नायक को वास्तविक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बाकी तो बस उठकर चल पड़ते हैं, जैसे सोलो लेवलिंग हो। नर्स दौड़ती हुई आती है, चिल्लाती है कि वॉरियर किम को अभी चलना नहीं चाहिए। फिर डॉक्टर आता है और कहता है कि ट्रक से टकराने वाले के लिए वो ठीक हालत में है, लेकिन जाने से पहले उसे जादुई दृष्टि परीक्षण से गुजरना होगा। किम जुनसुक भ्रमित है। ये वॉरियर किम कहने और जादू परीक्षण की बात क्या है? थोड़ी देर बाद फ्रंट डेस्क पर कोई हिसाब करता है और कहता है कि सारे खर्चों को मिलाकर 22 मिलियन होंगे। बेचारा एक पल के लिए ठिठकता है और पूछता है कि वो अमेरिकी अस्पताल की कीमतें क्यों दे रहा है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए उसकी बात अनसुनी कर कहता है कि अगर उसके पास बीमा नहीं है तो उसे जेब से देना होगा। बेचारा कहता है कि वो समय पर टैक्स देता है, उसे कोरियाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली का हक था। लेकिन वो महिला भ्रमित होकर कहती है कि नारंगी आदमी के देश में कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली नहीं है। वो पूछती है कि क्या उसके पास लीजन या मैजिक टावर का बीमा है। हर पल वह और कम समझ पाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने ये शब्द पहले सुने हैं, मैजिक लीजन, मेगा कॉर्पोरेशन, मैजिक टावर और सेक्रेड ऑर्डर। गेम को नियंत्रित करने वाली 4 गुट। वह दुनिया जहां देवताओं ने मानवता को छोड़ दिया और आर्केन विज्ञान ने जबरदस्त प्रगति की। पृथ्वी राक्षसों से प्रदूषित थी,
और मनुष्यों को जीवित रहने के लिए खुद को बदलना पड़ा। अब बेचारे को समझ आता है वो ऐसी दुनिया में फंस गया है जहां जीवित रहना बेहद मुश्किल है। और सबसे बुरा, वो हादसे के बाद यहां पहुंचा और पहले से ही टूटा फूटा है। इलाके में घूमते हुए वो कहता है ये बहुत अनुचित है। जिस पल वो सेलेस्टियल डेमन पाकर खुश था, ऐसा कुछ हो गया और वो ट्यूटोरियल किरदार बन गया। शायद ये उन सारे वॉरियर किम को छोड़ने की दैवीय सजा है। कमरे में घुसते ही वो चौंक जाता है। ये एक छोटा सा क्यूबिकल है, उस जगह से भी छोटा जहां वह रहता था। वो सोचता है कि ये वॉरियर किम इतना गरीब क्यों है। बिस्तर पर गिरते हुए वो कहता है कि अब वो पूरी तरह बर्बाद है। उसका शरीर टूटा है, पैसे नहीं है, और वो ट्यूटोरियल किरदार है। कम से कम ये आर्केन सू है जिसे वो अच्छे से जानता है। समस्या ये है कि उसे पता है कि जल्द ही परमाणु युद्ध और आयामी विस्फोट होंगे। प्राचीन देवता बदला लेने आएंगे और ये जगह नरक बन जाएगी। उसे नहीं पता कि वो यहां कैसे या क्यों पहुंचा, लेकिन उसे 100% यकीन है कि अगर वो रुका तो मर जाएगा। तभी इस पागल को एक पागलपन भरा विचार आता है। वो एक पेन उठाता है और कहता है अब पता करने का समय है, बाद में नहीं, अभी। वो अपने हाथ में चाकू मारता है और दर्द से चीखता है, लेकिन तुरंत ये मजेदार हो जाता है। घाव गायब हो जाता है और वो उत्साहित होकर कहता है कि उसे पता था ये काम करेगा। बस ऐसे ही उसे एक गुण मिलता है, घाव ठीक होना। यही कारण था कि वो इतने सारे वॉरियर किम बना सका। ये एकमात्र किरदार है जिसके पास कोई आधारभूत गुण नहीं है। दूसरी ओर, कुछ खास करने से अलग अलग गुण अर्जित किए जा सकते हैं, और उसके लिए ये सही है। उसे रणनीति पर निर्भर रहना है, न कि किसी अति शक्तिशाली किरदार पर। और अब उसे सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि वो खुद वॉरियर किम बन गया है। पहला गुण जो उसे मिला, घाव ठीक होना, ने उसकी टांग और हादसे से हुई सारी क्षति को ठीक कर दिया। जब तक वो मेहनत करता है वो कोई भी गुण प्राप्त कर सकता है, और उसके पास रुकने का समय नहीं है, क्योंकि आर्केन्सू ऐसी जगह है जहां गरीब या कमजोर होने पर आप मर जाते हैं। अगर आप बदकिस्मत हैं तो भी मरते हैं, और अगर आप ज्यादा भागते हैं तब भी मरते हैं। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा। गेम की शुरुआत में वो 100 किम 689वें रैंक पर था, लेकिन उसने खेला खेला और खेला। 10,000 घंटों के बाद बिना एक पैसा खर्च किए इतना आगे बढ़ने वाला अकेला व्यक्ति, वो शीर्ष 10 में 9वें रैंक पर था, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक। ये सब हमेशा वॉरियर किम के साथ था, वही शरीर जिसमें वो अब है। पहले से ही खिलाड़ी क्षेत्र में एक दाढ़ी वाला आदमी वॉरियर किम से पूछता है कि क्या ये वाकई उसका पहला मौका है। हमारा लड़का हाँ कहता है, और कहता है कि वो मानव शुद्धिकरण व्यवसाय में शामिल होना चाहता है। सच तो ये है, पहले उसे पैसे कमाने हैं, क्योंकि इस गाचा गेम में भाई पैसा ही सब कुछ है, और अभी उसके पास सिर्फ उसका शरीर है, तो उसे उसी से कमाना होगा। बूढ़ा आदमी अपना पैर मेज पर रखता है और कहता है कि हाँ, इसे मानव शुद्धिकरण कह सकते हैं, लेकिन उसे ठीक ठीक पता होना चाहिए कि डंगियों साफ करना क्या होता है। वो था डायरेक्टर क्रोजियानो, थोड़ा अटपटा। नायक कहता है कि उसे पता है, और वो आदमी तुरंत टिप्पणी करता है कि उसके रिज्यूमे में कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा लड़का जानता है कि वो जिस नौकरी की मांग कर रहा है वो दयनीय है, तो उसे निश्चित रूप से नौकरी मिलेगी। दूषित माना साफ करना ऐसा काम नहीं है जो बहुत से लोग करना चाहें। कारण यह है कि जैसे जैसे सुक्षेत्र में राक्षसों का कब्जा बढ़ता गया, डंगियों सफाई एक जरूरी काम बन गया। मूल रूप से इसका मतलब है युद्ध के मलबे को इकट्ठा करना जो दूषित माना उत्सर्जित करता है। समस्या यह है कि उस जगह पर लगातार रहने से तुरंत मौत हो सकती है। वहां एक आदमी है, अपने सिर पर हाथ रखे, काली आभा छोड़ता हुआ मदद मांग रहा है, और अचानक वो बदल जाता है। इस प्रदर्शन का परिणाम कुछ बेहद खतरनाक में बदल जाना है, जिसे तुरंत मार दिया जाता है। शू आगे बढ़ता है और कहता है कि उसे नौकरी मिल गई है, और एक बार पर्याप्त लोग हो जाने पर उसे एक टीम में रखा जाएगा। लेकिन वो सलाह देता है कि लड़के को इस पर विचार करना चाहिए। उसने बहुत से लोगों को इस काम में शुरू करते देखा है, और जल्द ही कुछ अनजान चीज में बदलते देखा है। किम जुनसू हालांकि जवाब देता है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर उसके पास कुछ है तो वो है धैर्य। भाई, उसने फ्री मैन के लिए 10,000 घंटे खेले, तो अगर उसके पास कुछ है तो वो है धैर्य और अनुभव। लेकिन अगले पैनल में हम देखते हैं टीम कैप्टन, जिसका नाम डियर है। हाँ, ये उसका असली नाम है दोस्तों। हाँ, आप वहां छोटे सींग देख सकते हैं। समझ आता है। वो पूछता है कि क्या वो नया कचरा है जो टीम में शामिल होने वाला है। थोड़ा भ्रमित हमारा लड़का जवाब देता है हाँ। उसे लगता है कि ये वही है, लेकिन वो यहां ऐसा तंज सुनने नहीं आया। तभी डियर उसे कॉलर से पकड़ता है
और पास आकर पूछता है कि क्या उसे लगता है कि ये कोई खेल का मैदान है। लड़के की आंखों में आग कहा है। उसे यकीन है कि लड़का जल्द ही तुरंत उत्परिवर्तन के बाद मरने की भीख मांगेगा। किम को इसकी परवाह नहीं है और बस जवाब देता है, ठीक है, वो ऐसी किसी चीज से सावधान रहेगा। ये याद करते हुए कि गेम में भी ऐसा ही था। ये आदमी हमेशा लोगों को डराने की कोशिश करता था। असली सवाल ये है, डियर जैसा आदमी जो आर रैंक का है, यहां क्यों है? जाहिर तौर पर वो जागृति और उन छोटे पैरों के उगने से पहले सामान्य दिखता था। तभी एक नीली कमीज वाला दूसरा आदमी दौड़ता हुआ आता है और डियर से कहता है कि वो नए लड़के के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। आखिरकार वे पहले से ही इस काम में लोगों की कमी से जूझ रहे थे। वॉरियर किम को ऐसा अपमानित होना पसंद नहीं। किसी कारण से यह बदमाश असल जिंदगी में गेम से भी ज्यादा क्रूर था। लेकिन रेड हॉग उसे शांत रहने को कहता है कि भले ही वो आदमी तंग करने वाला लगे, वो वास्तव में ठीक इंसान है। तो हमारा लड़का बस कहता है, ठीक है। फिर अगला दृश्य, वे एक मेट्रोपॉलिटन गेट के सामने खड़े हैं। वहां की गंध बेहद खराब थी, लेकिन बॉस बस उन्हें तैयार होने को कहता है। वे अंदर जा रहे हैं। जैसे ही वो कार्ड स्वाइप करता है और दरवाजा खुलता है, वो चिल्लाता है कि सभी अपनी स्थिति में आ जाएं। ढेर सारे मलबे के बीच कुछ स्लाइम जैसे दिखते हैं। वास्तव में वे सिर्फ स्लाइम नहीं थे, वे दूषित स्लाइम थे। और इस प्राणी की ताकत या खतरे की बात नहीं थी, बल्कि ये कि अगर आप इसे आधा काट दें तब भी ये मरता नहीं। ये तभी मरता है जब आप इसके शरीर में कहीं छिपे माना कोर को ढूंढ लें। सभी पहले से ही उलझे हुए हैं जब किम एक स्लाइम की ओर सीधे दौड़ता है। एक साथी जो राक्षस से निगला जा रहा है पीछे देखता है और किम कुल्हाड़ी लिए आता है, माफी मांगते हुए, लेकिन कहता है कि आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेगा। वह मुश्किल से कोर को मारता है और उस आदमी की टांग बचाता है। बेचारा लगभग बेहोश हो जाता है, लेकिन स्लाइम मर जाता है। इस बीच जिसका सिर्फ आधा हिस्सा कटा, वो जमीन पर कांप रहा है। दूसरी ओर हमारा वॉरियर किम पहले से ही दौड़ रहा है, एक के बाद एक कोर मारकर सब कुछ खत्म कर रहा है। बॉस और बाकी टीम भ्रमित है। ऐसा लगता था जैसे ये बदमाश प्रत्येक को एक ही हिट में मार रहा है। ये असंभव होना चाहिए क्योंकि कोर रैंडम होते हैं, लेकिन ये वाकई लगभग असंभव है। अब हम 2 दिन पहले जाते हैं। वो पागल खेल के मैदान में जमीन खोद रहा था, कुछ ढूंढ रहा था। परिवार अपने बच्चों को खींच कर ले जा रहे थे, कह रहे थे कि इस पागलपन को न देखें। लेकिन अचानक किम को वो मिल गया जो वो ढूंढ रहा था, एक 5001 सिक्का। और इसके कारण उसे खजाना खोजी गुण मिला। उसके लिए यह वॉरियर किम के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। सिक्का मिलने का जश्न मनाते हुए एक बूढ़ी औरत बच्चों से कहती है कि उस पागल आदमी की बात न सुने। लेकिन सच ये है, हमारा नायक जानता है कि राक्षसों को मारने से पहले कुछ चीजें इकट्ठा करना जरूरी है। अगला दृश्य, वो कचरे के डिब्बे के सामने उल्टी कर रहा है और इसके साथ उसे दूषण प्रतिरोध गुण मिलता है। यह सबसे खराब था क्योंकि उसे बदबूदार चीजों और कचरे से निपटना पड़ा। जैसा कि गेम में था, कुछ शर्तें पूरी करने पर आपको खास गुण मिलते हैं। जाहिर है ना, क्योंकि वो वॉरियर किम है। कुल मिलाकर आप एक साथ 6 गुण सक्रिय कर सकते हैं और जब चाहें उन्हें बदल सकते हैं। खजाना खोजी गुण के साथ वो अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को देख सकता है। ये इसलिए क्योंकि ये गुण उसे माना कोर आसानी से ढूंढने देता है। लेकिन तभी स्लाइम समूह के बीच में फट जाता है। डियर वहां खुद को ढाल बनाकर बचाता है, उन्हें सावधान रहने को कहता है कि दूषित माना न निकल ले। इस बीच किम स्लाइम में भीगा हुआ प्राणी के अंदर देख रहा है, कहता है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। वॉरियर किम वाकई उस व्यक्ति के लिए सही क्लास है जो मेहनत करना पसंद करता है। और जाहिर है वो दूषित नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसके पास प्रतिरोध गुण सक्रिय है, भले ही वो बस में कूल बनकर सख्त आदमी का नाटक कर रहा हो। वो दिन भर के काम के बाद पूरी तरह थक गया है भाई। फिर भी रेड हॉग आता है और उसे धन्यवाद देता है, कहता है कि हमारे लड़के की वजह से आज सभी जल्दी छुट्टी पा रहे हैं। वो उसके बगल में बैठता है और कहता है कि उसने कभी किसी को इतनी अच्छी तरह काम करते नहीं देखा। शायद वो डियर की तरह जागृत हो जाए। लेकिन हमारा लड़का झूठ बोलता है, कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा सैन्य अनुभव है, बस इतना। वो आदमी फिर भी उसकी तारीफ करता है, कहता है कि अगर ये सच है तो वो वाकई कमाल है। लेकिन तभी अचानक उसके माथे पर सींग उग आते हैं और किम को पता चलता है कि वो आदमी ये भी नहीं देख रहा कि वो अपने आप बदल रहा है। हमारा लड़का कहता है, हाँ, तुम्हें शायद अब आराम करना चाहिए और काम से ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन रेड हॉग कहता है कि वो कर्ज से भरी जिंदगी की हकीकत का सामना करने से बेहतर म्यूटेंट बनना पसंद करेगा।
ये गेम की दुनिया एकदम सही है भाई। 25 घंटे की कोरियाई कामकाजी दिनचर्या और अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली, पूंजीवाद के सारे बेहतरीन हिस्से। और किम, बेचारा, वो जानता है कि रेड हॉक जैसे किसी के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। 4 दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर काम पूरा हो जाता है। चूंकि वो अकेला है जिसके पास जहर प्रतिरोध है, वो अकेला है जो बाकियों की तरह पूरी तरह टूटे बिना काम खत्म करता है। पास में कोई उल्टी कर रहा है भाई। और हां, ऐसा लगता है कि रेड हॉक का रूपांतरण शुरू हो रहा है। किम बस अपने आप से सोचता है कि उसने इस आदमी को इतना ज्यादा काम न करने को कहा था। तभी डियर पीछे से आता है, कहता है कि जाहिर तौर पर यह लड़का अभी भी ऊर्जा से भरा है, शायद इसलिए कि वो इतना जवान है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई इस काम में इतना अच्छा होगा। पीछे हट डियर, हमने अभी तक वेफर भी नहीं देखा। भाई चले जा, हमारा विनम्र लड़का जवाब देता है कि ये टीम की मेहनत की वजह से है, लेकिन जाहिर है ना, ये सब उन शापित गुणों की वजह से है। डियर फिर भी बैठता है और कहता है कि वो दूसरी ओर पूरी तरह थक गया है। तभी अचानक पास में एक आवाज सुनाई देती है। जब वे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि रेड हॉक का रूपांतरण शुरू हो रहा है। बाकी लोग उसे पुकारते हैं, पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। उसी पल डियर दौड़ पड़ता है, सबको सावधान रहने को कहता है। और किम को पहले से पता है कि क्या होने वाला है। वे अपने दोस्त को गले लगा रहे हैं, उसे दिमाग साफ रखने और जल्दी वहां से निकलने को कह रहे हैं। लेकिन यार, उसका चेहरा बदल जाता है। तभी सफाई स्थल पर एक विस्फोट फैल जाता है। जब किम फिर से आंखें खोलता है, एक विशाल लाल पैर जमीन पर धमाका कर रहा है और उसका दोस्त म्यूटेंट बन चुका है। रूपांतरण की दुखद बात यह है कि 1 सेकंड में व्यक्ति अपनी सारी समझ खो देता है, और अगर वे इस आदमी को यही नहीं मारते तो वे भी जिंदा नहीं बचेंगे। समस्या यह है कि उसके पास अभी सक्रिय 6 गुण राक्षस सफाई पर केंद्रित है। इनमें से कोई भी इस लड़ाई में जीतने में मदद नहीं करेगा। चाहे वह स्थिति को कैसे भी देखे, वो जानता है कि वहां सभी बर्बाद है। भाई, मुझे सचमुच लगा था कि ये उन दृश्यों में से एक होगा जहां नायक सब कुछ चकमा देता है, कूल बनकर निकलता है। लेकिन नहीं, ये कहानी वास्तविक रख रही है। बिना युद्ध गुणों के उसे मुंह पर घूंसा पड़ता है, जमीन में धकेल दिया जाता है और वो पूरी तरह तबाह हो जाता है। कम से कम उसके पास प्रतिरोध गुण था। जाहिर है वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो स्टेटस विंडो खोलता है और अपने गुण बदलना शुरू करता है। बेशक ताकत अभी काम आएगी। माना हार्ट उसे अपनी ऊर्जा केंद्रित करने में मदद करेगा। प्रतिरोध प्रत्येक हमले से बचने की संभावना बढ़ाएगा। माना अवशोषण और पुनर्जनन मिलकर उसे ठीक होने में मदद करेंगे। और आखिरी टुकड़ा, भ्रष्टाचार प्रतिरोध, क्योंकि दुश्मन एक म्यूटेंट प्राणी था। इसके साथ उसके पास सारी बुनियादी चीजें तैयार थी और अब आक्रमण का समय था। लेकिन कौन दौड़ता हुआ आता है भाई? रेड रॉक फिर से हमला करने के लिए। किम फावड़ा पीछे फेंकता है और ताकत गुण सक्रिय करता है। इसके साथ उसके पास सामान्य इंसान से 10 गुना ताकत थी। फावड़े का एक प्रहार प्राणी को गोल्फ बॉल की तरह उड़ा देता है। वो आत्मविश्वास महसूस करता है, कहता है कि लय अच्छी है और शायद वो ये कर सकता है। लेकिन तभी सोनिक का चचेरा भाई हवा में रुकता है, घूमना शुरू करता है और सीधे उसकी ओर लौटता है। वो बदमाश एक चट्टान से टकराकर ऊपर से आता है। किम सोच रहा है कि ऐसी चीज को कैसे चकमा दे। पूरा भूरा हिस्सा फट जाता है और रेड रॉग एक तरफ लुढ़क जाता है। हमारा लड़का किम जुन्सु प्रतिरोध गुण सक्रिय करके बच जाता है, जिसने उसकी रक्षा को 10 गुना बढ़ा दिया। लेकिन घूंसा मारने की तैयारी करते हुए भी वो कहता है कि उस शापित गुण के बावजूद ये अभी भी बहुत दर्द देता है। समस्या ये है कि उसके पास सोचने का समय नहीं है। अगर वो यहां रुकता है तो मर जाता है। वो जोजो स्टाइल में घूंसों की बौछार करने की कोशिश करता है, लेकिन समस्या भाई, राक्षस की पीठ पर कांटे हैं और बदतर, म्यूटेंट को नियंत्रण है और एक कांटा तीर की तरह दागता है। नहीं, एक नहीं, ये क्या बकवास है? उसने तो पूरा बैराज दाग दिया और हमारा लड़का चूर चूर हो गया। यार, मुझे पता है उसके पास प्रतिरोध है, लेकिन अब वो सचमुच खत्म हो चुका है, जमीन पर लेटा हुआ। लेकिन जब बात धैर्य की आती है तो उसके पास ढेर सारा है। सारा छेद छिद्र होकर वो फिर से घूंसा मारने के लिए दौड़ता है। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उसका हाथ अच्छा नहीं लग रहा। रेड रोप फिर से हमला तैयार करता है और उसका हाथ उड़ा देता है। भाई चलो ना, ये पहला राक्षस है जिससे वो लड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे अंतिम बॉस हो। बेचारा बस वहां लेटा सोच रहा है कि वॉरियर किम की जिंदगी कभी आसान नहीं होती। राक्षस उसे खत्म करने के लिए हथौड़े जैसा प्रहार करता है और जमीन फट जाती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। हमारा लड़का वहां मोबाइल पर अपने वॉरियर किम के साथ खेल रहा था, सबको चुनौती दे रहा था कि आओ, वो जीतेगा। तब खेलना इतना आसान था, बस कुछ टैप करने थे और शिकार शुरू। उसने कभी नहीं सोचा कि किरदार वास्तव में क्या झेल रहे हैं।
लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि एक साधारण गुण कमाने में भी कितना दर्द होता है। रेड रोज के हाथ से एक हमला आता है जो उसे चेहरे पर लगता है और उसे उड़ा देता है। लड़का पूरा छेद छिद्र है, लेकिन अचानक वो ताकतवर हो जाता है। उसने आखिरकार म्यूटेंट मांसपेशी गुण हासिल कर लिया। ये क्या है भाई? जैसे ट्रेम्बलोन उसके खून में दौड़ रहा हो। और वो कहता है कि अब उसे समझ आया, बिना कीमत चुकाए जीत नहीं मिलती। वो उन बेकार हमलों में इसलिए गया क्योंकि उसे ये गुण चाहिए था जो केवल माना हार्ट और ताकत एक साथ सक्रिय होने पर मिलता है। शुरू से ही ये सब इस पल के लिए था। रेड रो फिर से हमला करता है, लेकिन अब वो अपनी बाह से उसे रोकता है। वो पूरी ताकत से जवाबी हमला करता है, कहता है कि वो चाल अब उस पर काम नहीं करेगी। लेकिन राक्षस अपने मुक्के में कांटे भर देता है और सीधे उसके सीने पर प्रहार करता है। वो बदमाश, अब वो फिर से छेदों से भरा है। अब क्या? एक और गुण जागृत करने वाला है, ऐसा ही लगता है। उसका पूरा छेद छिद्र शरीर पुनर्जनन शुरू करता है। उसने म्यूटेंट बॉडी गुण हासिल कर लिया और वो रेड रॉक को धन्यवाद देता है। कहता है कि अपने दोस्त की वजह से वो बहुत विकसित हुआ है। प्राणी फिर से हमला करता है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हाथ मिलाकर धक्का देते हैं। इस बीच जमीन पर डियर, जो बेहोश था, जागना शुरू करता है और अपने सामने हो रहे केओस को देखता है। उसे समझ नहीं आता कि वॉरियर किम के साथ क्या हुआ या वो अलौकिक ताकत कहां से आई। एक इंसान का म्यूटेंट प्राणी के साथ आमने सामने लड़ना कैसे संभव है? दोनों राक्षस एक दूसरे पर हमला करते हैं और दोनों गिर पड़ते हैं। इतने सारे गुणों के बावजूद हमारे वॉरियर किम के लिए चीजें आसान नहीं थी। उसका आकार राक्षस जैसा था, लेकिन फिर भी वो नुकसान में था। प्राणी गरजता है और वो जानता है कि यह खतरनाक है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं। राक्षस फिर से सोनिक स्टाइल में हमला करता है, जबकि वो दूषण प्रतिरोध सक्रिय करता है। उसे अब आखिरी चीज करनी होगी, उस गुण के साथ डिलीट करना। भाई, डियर घबरा गया है। मुझे नहीं पता उसने क्या डिलीट किया, लेकिन किम अजीब तरह से बदल रहा है। वो लाल हो गया और मांसल और विशाल। ट्रेम्बल की खुराक बढ़ा दी। वो पूरी तरह डेमन मोड में चला गया। अपने सिर पर पेंटाग्राम बनाकर रेड रॉक पर लेजर दाग रहा है। आधा इलाका तबाह हो गया और डियर जमीन पर अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि लड़के ने ये कैसे किया। नायक पीछे मुड़कर देखता है और डियर समझ नहीं पाता कि म्यूटेंट्स एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं। यह तभी संभव है अगर किम बदल गया हो और फिर भी अपनी चेतना बनाए रखे। उस पल में भाई, वो म्यूटेंट वॉरियर किम था। यार, वो जैसे 30 मीटर लंबा है, जबकि डियर चारों पैरों पर रेंग रहा है, लेकिन बड़ा आदमी पीछे से आ रहा है। वो विशाल हाथ उसे कुचलने के लिए नीचे आ रहा है, लेकिन जब वो फिर से पीछे देखता है, किम पहले ही वापस बदल चुका है। ऊर्जा खत्म हो गई और वो कचरे के थैले की तरह जमीन पर गिर पड़ा। खुशी मना रहा है कि कम से कम वो बच गया। ये सब केवल भ्रष्टाचार प्रतिरोध गुण की वजह से संभव हुआ। यह आपको म्यूटेंट बॉडी और म्यूटेंट मांसपेशियों को अनलॉक करने देता है, और अगर दोनों सक्रिय हों और आप प्रतिरोध डिलीट करें तो आपको म्यूटेंट गुण मिलता है। सभी मानते हैं कि ऐसा होने के बाद सामान्य अवस्था में वापसी नहीं होती, लेकिन जाहिर है 10,000 घंटे गेम प्ले के बाद आपको पता चल गया कि क्या करना है। पहले, जब आपके पास म्यूटेंट मांसपेशियां होती हैं, आप उस एहसास के आदी हो जाते हैं, और जिस पल आप दूसरा गुण डिलीट करते हैं, आप अपनी चेतना का थोड़ा हिस्सा थामने की कोशिश करते हैं। लड़ाई खत्म होने पर आप म्यूटेंट गुण हटाते हैं और जहर प्रतिरोध फिर से सक्रिय करते हैं, और इस तरह आप डी ट्रांसफॉर्म करते हैं। चालाक बदमाश, पता चला तुम असली रणनीतिकार हो। हाँ, एकमात्र समस्या यह है कि वो कचरे में लेटा है, पूरी तरह खत्म। उसकी मांसपेशियां बहुत दर्द कर रही है और वो हिल भी नहीं सकता। बिना स्टैट्स वाला किरदार अब पूरी तरह ताकतवर है। हाँ, और राक्षस, वो खुद को खींचता है, पैर बुरी तरह कांप रहे हैं, और याद करता है कि जब रेड रोड मरा तो उसे लेवल 1 ह्यूमन माना कोर मिला, और वो पागलपन भरा चेहरा बनाता है, कहता है कि ये सब इसके लायक था। वो बस एक छोटी सी बात भूल गया। वो आदमी कथित तौर पर उसका दोस्त था, लेकिन जाहिर है उसे परवाह नहीं। भाई, जो मायने रखता है वो है माना कोर। वो खुशी से उछल रहा है, कहता है ये सफाई का काम वाकई फायदेमंद रहा। फिर डियर 2 लोगों के साथ आता है, पूछता है कि क्या हमारा लड़का ठीक है, जानना चाहता है कि क्या वो वाकई म्यूटेंट बन गया। ये क्या बकवास थी। जाहिर है किम नहीं चाहता कि उसके बारे में अजीब अफवाहें फैले, इसलिए वो कहता है कि उसे लगा कि जीतने का एकमात्र तरीका वायरस को प्रभावित करने देना था। उम्मीद थी कि वो सामान्य हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, ये सब किस्मत थी। डियर को यकीन नहीं, कहता है कि ये सब बहुत आसान था, लेकिन किम बस बात टाल देता है और अपने हाथ में सामान उछालता है। कहता है कि अब सबको वापस जाने और ताजी हवा लेने का समय है, क्योंकि वो जगह बहुत दूषित थी। हमारा लड़का आश्वस्त है कि कुछ माना को सौंपने और इन लोगों की जान बचाने के बाद वे शायद उसका छोटा सा रहस्य रख लेंगे। लेकिन डियर, हाँ,
वो अभी भी थोड़ा संदिग्ध खड़ा है, घबराहट में अपनी गेंदें पकड़े हुए। चीफ जियांसु के पास वापस, जो अब पूरी तरह मुस्कुरा रहा है और खुश है, कहता है कि उसने सुना कि लड़के ने वाकई मुश्किल स्थिति का सामना किया। बहुत बुरा रहा होगा। किम कहता है, नहीं, ये बहुत आसान था और सब कुछ ठीक रहा। साथ ही ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये आदमी अचानक उसकी चापलूसी क्यों कर रहा है। फिर बॉस कहता है कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि वो सुपर ह्यूमन है। निश्चित रूप से उसे डंगियों सफाई से कहीं बेहतर नौकरी दी गई होती। अब समझ आया, ये आदमी सोचता है कि हमारे लड़के में कोई खास क्षमता है। आर्केन सू की दुनिया में सुपर ह्यूमन क्या है? ठीक, अंदाजा लगाओ, ये क्षमताओं वाला इंसान है। इसके लिए धन्यवाद लेखक। वाकई व्याख्या हमेशा बहुत मददगार होती है, उनके बिना कोई कुछ समझ नहीं पाता। जाहिर है, ऐसी दुनिया में जहां ताकत ही सब कुछ है, ये बहुत दुर्लभ है। नायक वास्तव में सिर्फ एक सामान्य इंसान है, लेकिन चूंकि उसने एक म्यूटेंट को मारा, जाहिर है लोग कुछ और सोचेंगे। तभी बॉस अपनी जेब से हाथ निकालता है, कहता है कि उसे सफाई के लिए भुगतान करना है। बड़ा सा पैसों का थैला देखकर हमारा लड़का उसे जो चाहे विश्वास करने देने को तैयार है। वो 50 मिलियन टेबल पर पटकता है और कहता है कि आमतौर पर वे 20% रखते हैं और बाकी टीम में बांट देते हैं, लेकिन इस बार ये अलग होगा। वो कहता है कि वे सिर्फ 5% रखेंगे और किम को बोनस भी देंगे। हमारा लड़का अवाक है। यार, कुल मिलाकर वो 12 मिलियन लेकर जा रहा है। पागल जैसा चेहरा, कहता है कि ऐसे ईमानदार लोगों के साथ काम करना कितना अच्छा है। ऑफिस से निकलते वक्त वो पूरी तरह उत्साहित है, सोच रहा है कि वो उन पैसों को कैसे खर्च करेगा। पास में एक आदमी कहता है कि वो बहुत जोश में दिख रहा है, जरूर अच्छी कमाई हुई होगी। थोड़ा शर्मिंदा, किम कहता है, हाँ। उसे याद आता है कि ये उनमें से एक था जो उसके साथ काम करता था। फिर गंजा आदमी कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है और एक एहसान मांगना चाहता है। उसकी पत्नी बीमार है और वो थोड़े पैसे उधार लेना चाहता था। ओह, बेचारा किम, उसे पैसे मिले अभी 10 सेकंड भी नहीं हुए और लोग पहले से ही उधार मांग रहे हैं। क्या शापित बात है। वो आदमी माफी मांगता है, कहता है कि उसे बचाने का एकमात्र मौका तब मिला जब वे साथ काम कर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि किम अच्छा लड़का है, लेकिन हमारा नायक निश्चित नहीं है कि ऐसे लोगों की मदद करना समझदारी है। आखिरकार उसे इस दुनिया का ज्यादा पता नहीं। क्या होगा अगर ये आदमी बाद में उसे धोखा दे? ये तो छोड़ो, उसके पास खुद का गुजारा करने के लिए मुश्किल से पैसे हैं, लेकिन आखिर में वो नरम दिल वाला लड़का है। वो उस आदमी से झुकने को मना करता है क्योंकि वो बड़ा है और कुछ माना स्टोन्स देता है। कहता है कि ये ज्यादा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि मदद करेगा। छोटा किम कभी जरूरतमंद को नजरअंदाज नहीं करेगा। कुछ समय बाद घर वापस, देखो इस बदमाश के चेहरे को, कहता है कि वो बेवकूफ सचमुच दुखी चेहरा बनाने पर पैसे दे देता है। ओह, रुको, उन्होंने गलत कहा, घर नहीं, ये एक गली है। वहां वो शैतान डियर है। कहता है कि लड़का गेम में नया होगा जो ऐसे पैसे बांटता फिरता है। वो आदमी कहता है कि अगर उसने भी बच्चे की कोई मनगढ़ंत कहानी बनाई होती तो किम और पैसे दे देता, और वो गुस्से में है कि उस बदमाश को शायद उनसे ज्यादा पैसे मिले। डियर कहता है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। वो सुपर ह्यूमन भी नहीं है, तो शायद अब समय है उसे सबक सिखाने का। गंजा आदमी पूछता है कि उसका मतलब क्या है, और डियर कहता है कि जाहिर है उस छोटे बेवकूफ के पास कोई अजीब क्षमता होगी और वे सब उसका राज जानते हैं। फिर वो माना स्टोन्स कुचल देता है और कहता है, अब समय है दिखाने का कि ये दुनिया वाकई कितनी डरावनी हो सकती है। ओह यार, बैकग्राउंड किरदार कभी संतुष्ट नहीं रहते। हाँ, तुम्हारे पास अच्छा मौका था, लेकिन अब तुम पिटने की मांग कर रहे हो। दूसरी ओर हमारा लड़का पहली तनख्वाह हाथ में पहले से ही एक लग्जरी कमरे में मसाज करवा रहा है। ओह मेरे प्यारे किम जुनसू, बता तो वहां कोई महिला मसाज करने वाली है ना? क्योंकि ये थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। तुम हमेशा डंगियोंस में डियर के साथ घूमते हो और अब ऐसी स्थिति में। लेकिन ठीक है, जो तुम्हें पसंद हो। मुझे लगता है उसके पास 2000 घंटे की गेम रणनीति है, तो वो शायद जानता है कि कर क्या रहा है। मैं इसे छोड़ देता हूं क्योंकि उस अत्यंत योग्य प्रोफेशनल से इतनी मसाज के बाद भी उसका शरीर उस जबरदस्ती ट्रांसफॉर्मेशन से अभी भी दुख रहा है। वो जो गुण इस्तेमाल कर सकता है वे वाकई कई है, लेकिन सर्वशक्तिमान से बहुत दूर है। उसका शरीर सक्रिय गुणों के आधार पर बदलता है और जाहिर है उनके प्रभावों को सहना और मुश्किल होता जाता है। लेकिन हां, वो क्या करेगा? बिना इन सब के वो न तो जीवित रह सकता है और न कुछ कर सकता है। तो बस ऐसा ही है। अचानक खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ उसका ध्यान खींचता है और बिकिनी में लड़कियों को देखने की बजाय वो किसी टैटू वाले अंकल को घूर रहा है। आर्केन्सू की दुनिया में कानून से ज्यादा गिरोह का राज है, जो स्वाभाविक है क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पुलिस कुछ नहीं कर सकती। सुपर ह्यूमन खिलाड़ी ही सब कुछ तय करते हैं। वो अपने आप से बुदबुदाता है कि वह मुश्किल से रोबोटिक्स जैसे तैसे जिंदा निकला। तो दोस्तों,
जाने से पहले एक खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। @animegamT1P, आपका कमेंट पढ़कर सच में दिल छू गया। कंटिन्यू दिस, आई ऑलवेज सपोर्ट यू। इतना प्यारा सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे पिछले वीडियो का जिक्र करने के लिए भी धन्यवाद। आप जैसे दोस्तों की वजह से ही मैं और मेहनत करता हूं। बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।